नमस्कार। पूरे एक साल के आर्थिकी घटनाक्रम से संबंधित करंट अफेयर्स को इस वीडियो में देखेंगे। अति महत्वपूर्ण वीडियो आगामी लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला करंट अफेयर्स है, रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य हाल ही में 8 सितंबर 2021 को 2022-23 के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें सबसे अधिक वृद्धि मसूर और रेपसीड या सरसों में की गई। 400 रुपये प्रति कुंटल इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है और सबसे कम वृद्धि जौ में हुई है, 35 रुपये प्रति क्विंटल। अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2022-23 के लिए 2015 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 40 रुपये की वृद्धि की गई है। ओके। जौ का 1635 रुपये प्रति क्विंटल, चना 5230 रुपये प्रति क्विंटल और मसूर 5500 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। खरीफ फसलों का प्रथम अग्रिम अनुमान 21 सितंबर 2021 को 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए गए। इस अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन, केवल खरीफ फसलों का कुल खाद्यान्न उत्पादन 150.50 मिलियन टन होने का अनुमान बताया गया है। चावल उत्पादन की बात करें तो 107.04 मिलियन टन होने का अनुमान है। मोटे अनाज का उत्पादन गन्ने का उत्पादन 419.25 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान इस प्रथम अग्रिम अनुमान में लगाया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। खाद्यान्न उत्पादन 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुमान। देखिए, जो पिछला मैंने आपको बताया वो सिर्फ खरीफ फसलों का अनुमान था और ये संपूर्ण फसलों का अनुमान है। ये 11 अगस्त 2021 को जारी किया गया। ये 2020-21 के लिए चौथा अग्रिम अनुमान है। इसके अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 308.65 मिलियन टन अनुमानित है। गेहूं का उत्पादन 109.52 मिलियन टन अनुमानित है। चावल का उत्पादन 122.27 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि दलहन का उत्पादन 25.72 मिलियन टन अनुमानित है। ऐसा चौथे अग्रिम अनुमान में बताया गया है। ओके, तो ये दोनों आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत पर्यटन सांख्यिकी आंकड़ों को देखते हैं। 2021 के सितंबर 2021 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये आंकड़े जारी किए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन 2.74 मिलियन हुआ है। यानी भारत में विदेशी पर्यटकों का कुल आगमन 2.74 मिलियन हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में ऋणात्मक वृद्धि दर को दर्शाता है। यानी 74.9% ऋणात्मक -74.9% वार्षिक ये ऋणात्मक वृद्धि दर को दर्शा रहा है और उसका प्रमुख कारण कोविड-19 कोरोना की वजह से पर्यटकों का आगमन भारत में कम हुआ है। जबकि एनआरआई यानी अनिवासी भारतीयों का आगमन की बात करें तो कुल 3.59 मिलियन हुआ है, जो कि -48.6% की ऋणात्मक दर को दर्शा रहा है। अब हम बात करें कुल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक की, यानी विदेशी पर्यटक प्लस एनआरआई, अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कुल 6.33 मिलियन कुल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक का भारत में आगमन 2020 में हुआ है और ये -64.7% की ऋणात्मक वृद्धि दर को दर्शा रहा है। ओके, रिपोर्ट में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में भारत का हिस्सा पूरे विश्व में 1.59% है। भारत में विदेशी पर्यटकों का सर्वाधिक आगमन किस देश से हुआ? इस मामले में नंबर 1 पर बांग्लादेश है और नंबर 2 पर अमेरिका है। जबकि विदेशी पर्यटकों के शीर्ष आगमन वाला राज्य, यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आए, तो उस मामले में नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, नंबर 2 पर तमिलनाडु है और नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश है। जबकि घरेलू पर्यटकों में सबसे अधिक किस राज्य में पर्यटक आए, तो नंबर 1 पर तमिलनाडु है और नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश है। तो ये सब आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए मेरी पूरी करंट अफेयर्स की PDF नोट्स मिल रही है। अगर आप लोग चाहें
तो उसको ले सकते हैं। ऐसी ही नोट्स पूरे आपको मिलेगी, करंट अफेयर्स प्लस आर्थिकी की अलग से मिलेगी आपको। 94 51 900 992 ये व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है, उस पर आप लोग संपर्क करके मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं भारत के विदेशी ऋण को। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 30 जून को मार्च 2021 के आंकड़े जारी किए गए। इस आंकड़ों के अनुसार मार्च के अंत तक भारत का विदेशी ऋण कुछ 570 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यानी अगर इसको देखा जाए तो 2020 की तुलना में लगभग 11.5 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है भारत के विदेशी ऋण में। जीडीपी का बाह्य ऋण से अनुपात अगर देखा जाए तो 21.1% है, जबकि 2020 में ये 20.6% था। विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक भारत में वाणिज्य की जमाएं लगभग 24.9% है। तो ये आंकड़े आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। OECD की आर्थिक रिपोर्ट 2021, ये अब मैं जितनी भी रिपोर्ट आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन सब में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या रहेगी, वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर क्या रहेगी, एक अनुमान है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। 21 सितंबर 2021 को OECD नामक संस्था ने अपनी आर्थिक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक जीडीपी की वृद्धि दर कितनी अनुमानित है, 5.7%, जबकि 2022 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर 4.5% अनुमानित है। वहीं भारत की जीडीपी वृद्धि दर की बात करें तो 2021 में 9.7% और 2022 में 7.9% अनुमानित है। और ये 2020 में -7.3% का अनुमान इस OECD की आर्थिक रिपोर्ट में लगाया गया है। दूसरी रिपोर्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक आउटलुक 2021। इसके आंकड़े क्या कहते हैं, ये सितंबर 2021 में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी की गई और इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर इन एशिया। इसके अनुसार एशिया की जीडीपी वृद्धि दर 2021 में 7.1% और 2022 में 5.4% रहेगी, जबकि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2020 में -7.3%, 2021 में 10% और 2022 में 7.5% रहने की संभावना है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के आंकड़े हैं। तीसरा है विश्व आर्थिक आउटलुक यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2021। सबसे पहले तो इसमें यही प्रश्न पूछा जाता है कि इसको कौन सी संस्था जारी करती है, तो ये IMF द्वारा जारी होता है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी होता है। 27 जुलाई को ये जारी किया गया। इसके अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2021 में 6% और 2022 में 4.9% होगी, जबकि भारत की जीडीपी वृद्धि दर के आंकड़े इसके अनुसार 2021 में 9.5% और 2022 में 8.5% है। अगली रिपोर्ट है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये विश्व बैंक जारी करता है, जून 2021 में जारी हुई है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर इसके अनुसार 2020 में -7.3%, 2021 में 8.3%, 2022 में 7.5% और 2023 में 6.5% अनुमानित है। तो ये चारों प्रमुख जो सोर्स हैं और उनके द्वारा जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर की बात की गई है, किस वर्ष में कितनी रहेगी, कितनी अनुमानित है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत की मौद्रिक नीति 2021-22 को देखते हैं। 6 अगस्त 2021 को आरबीआई द्वारा ये जारी की गई और इस मौद्रिक नीति में आरबीआई ने नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है, यानी जो पिछली दर थी वही है। इसके अनुसार CRR 4%, SLR 18%, रेपो रेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक दर 4.25% और MSF दर 4.25% रखी गई है। और पिछले जो मौद्रिक नीति जारी हुई थी उसके तुलना में इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है, सेम टू सेम वही है। तो ये आंकड़े आप लोग याद रखेंगे। ओके, आगे बात करते हैं हरित कर यानी ग्रीन टैक्स की। देखिए 25 जनवरी 2000 टैक्स 8 वर्ष से अधिक पुराने मालवाहक वाहनों पर लागू होगा।
कुल 10 से 25% तक इसमें टैक्स देना होगा और जो अधिक प्रदूषित शहरों में चलने वाले वाहन है उसमें 50% तक ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। ट्रैक्टर, टिलर, हार्वेस्टर वाहन इस कर से मुक्त हैं। इसके अलावा सीएनजी, एलपीजी और एथेनॉल से चलने वाले वाहन भी इस कर से फ्री हैं, इस कर से मुक्त हैं, यानी इस कर को उनको नहीं देना है। ओके, तो ये ग्रीन टैक्स हुआ। आगे देखते हैं राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त 2021 को इसका शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की ये पाइपलाइन है। नीति आयोग द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसमें 2022 से 2025 तक की 4 साल की अवधि में 6 लाख करोड़ रुपए की मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है। यह एनआईपी के अंतर्गत प्रस्तावित व्यय लगभग 43 लाख करोड़ रुपए का कुल 14% है। पाइपलाइन मूल्य में अगर शीर्ष हिस्सेदारी की बात करें तो नंबर 1 पर सड़कें हैं 27%, नंबर 2 पर रेलवे 25% और नंबर 3 पर बिजली 15% है। ओके, आगे बढ़ते हैं। खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को देखते हैं। 2021-22 के लिए 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा घोषित किया गया और खरीफ फसलों में सर्वाधिक 452 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि तिल में हुई है। अगर इसकी हम बात करें तो धान, सामान्य धान 1940 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान 1960 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है और पिछले वर्ष की तुलना में 72 रुपये की वृद्धि की गई है। तुअर की दाल 6300 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरा 2250 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। ओके, कृषि फसल के तीसरे अग्रिम अनुमान देखिए, अभी हमने आपको कुछ देर पहले चौथे अग्रिम अनुमान बताया था, तो चौथे इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही में प्रश्न तीसरे से भी वो पूछ सकता है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। 2020-21 के लिए 25 मई 2021 को जारी हुए थे। इसके अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 305.44 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 2019-20 की तुलना में 17.94 मिलियन टन अधिक है। कुल चावल का उत्पादन 121.46 मिलियन टन अनुमानित है। कुल गेहूं का उत्पादन 108.25 मिलियन टन अनुमानित है और मोटा अनाज का उत्पादन 49.66 मिलियन टन इस तीसरे अग्रिम अनुमान में बताया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एफडीआई प्राप्ति में भारत का 5वां स्थान। अंकटाड द्वारा 21 जून 2021 को रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार 2020 में भारत में कुल 64 अरब डॉलर एफडीआई आया है और भारत विश्व का 5वां सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्तकर्ता देश है। इसके अनुसार शीर्ष 5 देश कौन है? नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चीन है, नंबर 3 पर हांगकांग, नंबर 4 पर सिंगापुर और नंबर 5 पर भारत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट को देख लेते हैं 2021-22 के। 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया। पहली बार डिजिटल बजट, पेपरलेस बजट आया है और 2021-22 का जो केंद्रीय बजट है वो 6 स्तंभों पर आधारित है। 6 स्तंभ कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना, आकांक्षी भारत का समावेशी विकास, मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन, नवाचार अनुसंधान विकास, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। ये 6 स्तंभों पर इस बार के बजट को आधारित किया गया है। प्रमुख बिंदु देखते हैं इसमें। 2021-22 में सरकार का कुल व्यय इस बजट के अनुसार 34,83,236 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जो कि 2020-21 में कितना था? 34,50,305 करोड़ रुपए। बजट में घाटों की बात करें तो राजस्व घाटा जीडीपी की बात करें तो 2021-22 में 4.1% अनुमानित है, जबकि 2020-21 में 6.3% रहा। राजकोषीय घाटा 6.8% अनुमानित है, जबकि 2020-21 में 9.5% रहा और प्राथमिक घाटा 3.1% अनुमानित है, जबकि 2020-21 में 5.9% रहा। बजट व्यय अनुमान में ब्याज अदायगी का हिस्सा 20% है। इस बजट में सब्सिडी के लिए कुल 3,35,361 करोड़ रुपए दिए गए हैं और इन सब्सिडी में सबसे ज़्यादा खाद्य सब्सिडी के लिए पैसा दिया गया है। आयकर दरों की बात करें तो 0 से 2.5 लाख तक टैक्स फ्री है, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 7 लाख 10%, 7.5 से 10 लाख 15%, 10 से 12.5 लाख 20% और 12.5 से 15 लाख 25% टैक्स देना पड़ेगा। ओके, प्रमुख योजनाओं पर व्यय की बात करें तो इस बजट में रक्षा क्षेत्र में 4,78,195 करोड़ रुपए यानी 7.4% की वृद्धि रक्षा क्षेत्र में की गई है। मिड डे मील के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
किसान सम्मान निधि के लिए 65,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग 137% की वृद्धि हुई है। लगभग 2,23,846 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र में दिए गए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी राशि है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं और रेलवे के लिए 11,055 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए हैं। ओके, कुछ प्रमुख योजनाओं की बात करते हैं इसी बजट में। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। 2022 में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम की घोषणा की गई है, जिसमें 22 फसलों को शामिल किया जाएगा। मछली पकड़ने के 5 केंद्र कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेदुआ घाट को आर्थिक गतिविधि केंद्र के रूप में विकसित करने की बात की गई है। लद्दाख के लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण करने की बात की गई है। 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना करने का प्रस्ताव दिया गया है। अगले 3 वर्ष में भारत में 7 टेक्सटाइल पार्क की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रूट रेलवे का 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 49% से बढ़ाकर 74% की गई है। अगले 3 वर्ष में शहरी गैस वितरण नेटवर्क में 100 शहरों को और जोड़ा जाएगा और जम्मू कश्मीर में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना का विकास किया जाएगा, ऐसा इस बजट में कहा गया है। ओके, तो ये 2021-22 के केंद्रीय बजट के कुछ प्रमुख अंग थे। इकोनॉमिक सर्वे को देख लेते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 29 जनवरी 2021 को प्रस्तुत की गई। इसका मूल विषय थीम क्या था? सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। इसके प्रमुख बिंदु क्या थे? 2020 में केंद्र सरकार का कुल व्यय 30.42 लाख करोड़ रुपए था, जो कि जीडीपी का 13.5% था। 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5% था और 2020-21 में प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.4% था। अनुमानित सकल कर राजस्व प्राप्ति यानी ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट जीटीआर, ये जीडीपी का 10.8% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें 55% डायरेक्ट टैक्स से और 45% इनडायरेक्ट टैक्स से प्राप्त होता है। 2020-21 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11% और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 15.4% रही। अप्रैल से दिसंबर 2020 की अवधि में भारत का वस्तुगत निर्यात 200.8 अरब डॉलर हुआ है, जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 15.7% है। वस्तुगत निर्यात में शीर्ष 3 उत्पादों में नंबर 1 पर पेट्रोलियम उत्पाद, नंबर 2 पर औषधि, नंबर 3 पर मोती व बहुमूल्य पत्थर हैं। जबकि वस्तुगत आयात में शीर्ष 3 उत्पाद पेट्रोलियम क्रूड नंबर 1 पर, नंबर 2 पर पेट्रोलियम पदार्थ और नंबर 3 पर स्वर्ण है। वस्तुगत आयात के शीर्ष 3 देश नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर यूएसए है और नंबर 3 पर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात है। जबकि निर्यात के शीर्ष 3 देश नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चीन है और नंबर 3 पर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात है। ओके, यानी भारत सबसे ज़्यादा आयात चीन से करता है और सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को करता है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस आर्थिक समीक्षा के अनुसार 8 जनवरी 2021 को 586.1 अरब डॉलर रहा। भारत का विदेशी ऋण सितंबर 2020 तक 556.2 अरब डॉलर रहा, जो कि जीडीपी का 21.6% है, जिसमें अल्पकालिक ऋण का भाग जीडीपी का 18.5% और रियायती ऋण का भाग जीडीपी का 9% रहा। कृषि क्षेत्र की बात करें तो इस आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत का 54.6% कार्यबल कृषि कार्य में संलग्न है। भारत की जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में कृषि का योगदान लगभग 17.8% है। 2020-21 में 19.9% का अनुमान बताया गया है। लॉकडाउन के बावजूद भी कृषि क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि हुई है। 2019-20 में खाद्यान्न उत्पादन 296.65 मिलियन टन रहा। 2019-20 में भारत ने लगभग 2.52 लाख करोड़ रुपए के कृषि उत्पाद का निर्यात किया है। भारत के वैश्विक कृषि व्यापार में कृषि उत्पाद का हिस्सा 2.5% से अधिक रहा। 2019-20 के दौरान मत्स्य उत्पादन 14.16 मिलियन मीट्रिक टन हुआ है। देश की जीबीए में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है? 25.8%, जबकि सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है 54%। जीबीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी दिल्ली व चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा है, याद रखिएगा।
प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय इस आर्थिक समीक्षा के अनुसार 1,26,968 रुपये रही। 2020-21 की दूसरी तिमाही में निर्यात में 5.8% और आयात में 11.3% की कमी देखी गई। 2020-21 में उद्योग क्षेत्र में 9.6% और सेवा में 8.8% की कमी का अनुमान बताया गया है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.7% रही। सार्वजनिक खर्च जीडीपी के 1% से बढ़कर 2.5 से 3% होने से स्वास्थ्य देखभाल पर लोगों द्वारा खर्च 65% से घटकर 35% होने का अनुमान इस आर्थिक समीक्षा में लगाया गया है। 2020-21 में भारत की जीडीपी में 7.7% की गिरावट का अनुमान इस आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। ओके, तो ये भारत की आर्थिक समीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को देखते हैं, एफडीआई को। भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान सिंगापुर रहा, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर अमेरिका और नंबर 3 पर कैमन द्वीप समूह। 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार एक बार फिर से चीन बन गया है, अमेरिका को पीछे छोड़कर। अप्रैल से सितंबर 2020 में भारत में एफडीआई का कुल अंतर प्रवाह कितना रहा? 30.004 अरब डॉलर। सर्वाधिक एफडीआई निवेश वाला क्षेत्र कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रहा और नंबर 2 पर सेवा क्षेत्र रहा। राज्यों में सर्वाधिक एफडीआई की बात करें तो सबसे अधिक एफडीआई गुजरात, नंबर 2 पर कर्नाटक और नंबर 3 पर महाराष्ट्र को प्राप्त हुई। ओके, आगे बढ़ते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट को देखते हैं 2019 की। 30 दिसंबर 2019 को जारी ये 16वीं रिपोर्ट है। देश में इसके अनुसार कुल वन व वृक्ष आच्छादित क्षेत्र 54.56% है, जो कि 2017 की तुलना में 0.65% अधिक हैं। विश्व में सर्वाधिक वन वाले देशों में भारत 10वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है? रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश और नंबर 3 पर छत्तीसगढ़ है। जबकि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन मिजोरम में है, लगभग 85.41 क्षेत्रफल पर वन फैले हुए हैं, नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश और नंबर 3 पर मेघालय है। ओके, 2017-19 के दौरान वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक में हुई है, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश और नंबर 3 पर केरल में। कक्ष वनस्पति क्षेत्र यानी मैंग्रोव की बात करें तो कुल कक्ष वनस्पति क्षेत्र इसके अनुसार 4,975 वर्ग किलोमीटर है, यानी 0.15%, जो कि 2017 की तुलना में 54 वर्ग किलोमीटर ज़्यादा है। सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में है, नंबर 2 पर गुजरात में है। मैंग्रोव कवर में लेकिन सर्वाधिक वृद्धि गुजरात में हुई है और नंबर 2 पर महाराष्ट्र में। देश में कुल कार्बन उत्सर्जित स्टॉक इस रिपोर्ट के अनुसार 7,124.6 वर्ग किलोमीटर है। ओके, तो ये भारत की वन स्थिति रिपोर्ट हुई। इसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट को देख लेते हैं। ये भी 2019 की लेटेस्ट रिपोर्ट है। इसके अनुसार भारत में अभिलिखित, यहाँ पर यूपी होगा, यूपी में अभिलिखित वन क्षेत्र 6.88% है, जो कि 16,582 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें आरक्षित वन 72.7%, संरक्षित वन 6.98% और अवर्गीकृत वन 20.2% है। यूपी में कुल वृक्षावरण 3.05% है, जबकि कुल वनावरण 6.15% है। दोनों को कंबाइंड करें यानी कुल वृक्षावरण और वनावरण 9.2% है। सर्वाधिक वनावरण वाला क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? सोनभद्र नंबर 1 पर, यानी सबसे ज़्यादा वनावरण सोनभद्र में है, नंबर 2 पर खीरी और नंबर 3 पर मिर्जापुर। वहीं सबसे कम वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर, जिसको हम लोग भदोही के नाम से जानते हैं, नंबर 2 पर मऊ और नंबर 3 पर मैनपुरी है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता की बात करें तो नंबर 1 पर सोनभद्र, नंबर 2 पर चंदौली और नंबर 3 पर पीलीभीत है। जबकि न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता की बात करें तो नंबर 1 पर संत रविदास नगर, नंबर 2 पर मैनपुरी और नंबर 3 पर देवरिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखते हैं आर्थिक जगत की। आरबीआई द्वारा पहला वित्तीय समावेशन सूचकांक 17 अगस्त 2021 को जारी किया गया। ये 0 से 100 के बीच अंक प्रदान करता है। मार्च 2021 को वित्तीय सूचकांक 53.9% था, जबकि मार्च 2017 में ये 43.4% था। आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का हस्तांतरण किया गया है हाल ही में। भारत में ओपन बैंकिंग व्यवस्था शुरू करने की दिशा में पहला कदम अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क ने उठाया है। जुलाई 2021 में जारी द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार भारत में बागवानी फसलों का उत्पादन कितना अनुमानित है? 329.86 मिलियन टन। उभरते सितारे कोष, ये लघु मध्यम सूक्ष्म उद्यम कंपनियों की सहायता हेतु लखनऊ से शुभारंभ इसका हुआ है।
एक्जिम बैंक और सिडबी द्वारा गठन किया गया है। इस कोष का आकार 250 करोड़ रुपए है। इम्पोर्टेंट है ये। अगला है, भारत का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर बनाया गया है? गुजरात के कांडला में। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021, इसको देख लेते हैं। इसके अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक देश है, जबकि भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी बाजार है। भारत विश्व का चौथा ही सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता है। नंबर 1 पर चीन है और नंबर 2 पर यूएसए है। 2030 तक भारत तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। यूरोपियन यूनियन को ये पीछे छोड़ देगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा शुद्ध तेल आयातक देश है। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है और ये 300 मिलियन यूरो का 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड है। हाल ही में अल सल्वाडोर चर्चा में रहा क्योंकि ये बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना है। इंपॉर्टेंट है ये। 2021 के जीआई टैग को देख लेते हैं। सिरारा खोंग या हैथी मिर्च, इसको राजा मिर्च के नाम से जाना जाता है, मणिपुर की है और ये विश्व की सबसे तेज मिर्च है। टामेंग लोंग संतरा, ये भी मणिपुर का उत्पाद है। मीठा खीरा नागालैंड का। जुड़ीमा शराब असम का चावल से निर्मित शराब है, जो कि असम के आदिवासी समुदायों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, इसको भी जीआई टैग मिला है। राजस्थान की सोजत मेहंदी को भी जीआई टैग मिला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी है। विश्व की सबसे मूल्यवान 2 पहिया कंपनी कौन बनी है? बजाज ऑटो। भारत मॉरिशस के बीच में मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। कृषि, खाद्य, कपड़ा, बिजली सहित 310 उत्पादों को बिना शुल्क के बाजार में निर्यात करने का समझौता हुआ है। विश्व स्तर पर तीसरा सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड कौन बना है? टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में संचालन के लिए लाइसेंस पाने वाला पहला शहरी बैंक कौन बना है? शिवालिक बैंक, उत्तर प्रदेश का है ये। भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड कौन सा है? पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पुणे में स्थापित किया गया है। एनएसए द्वारा 29 जनवरी 2021 को जारी आंकड़ों में 2019-20 में देश के जीबीए में तीनों क्षेत्रों का योगदान कितना है? प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 20.3%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 24.7% और तृतीय क्षेत्र का योगदान 55% कहा गया है। 2021-22 के लिए विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ाकर 10.1% किया है। ये पहले कितनी थी? 5.4% थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ये चुनावी बांडदाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी बनी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार भारत की विकास दर कितनी है? देखिए ये आंकड़े पुराने हैं, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने नए आंकड़े बताए हैं एडीबी के अनुसार। ओके, तो उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। सैन्य खर्च रिपोर्ट 2020 को देख लेते हैं। ये सिपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी की गई रिपोर्ट। इसके अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है। नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चीन है और नंबर 3 पर भारत है। भारत 72.9 बिलियन डॉलर सेना पर खर्च करता है। वैश्विक स्तर पर सैन्य खर्च कितना है? 1981 बिलियन डॉलर। सरकार द्वारा निजीकरण के लिए 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया गया है। ये बैंक कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सरकारी स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान कौन है? केरल वित्तीय निगम। वित्तीय साक्षरता दिवस आरबीआई द्वारा कब मनाया गया? 8 से 12 फरवरी 2021। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में 17 वर्ष बाद पहली बार 2021 में चालू खाता सरप्लस जीडीपी का 2% रहने का अनुमान है। इंपॉर्टेंट है ये। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वी आकार के सुधार का उल्लेख है। वी याद रखिएगा। विश्व आर्थिक मंच की बैठक पहली बार यूरोप से बाहर हो रही है, सिंगापुर में मई 2021 में संपन्न हुई। 2022 में फिर से ये स्विट्जरलैंड के दावोस में होगी। कृषि सखा ऐप ये भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस द्वारा किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक लॉन्च किया हुआ है सोनालिका कंपनी द्वारा। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से धन प्राप्ति में भारत का प्रथम स्थान है। 83.1 अरब डॉलर की धन प्राप्ति 2020 में भारत द्वारा हुई। चीन का है।
बिटकॉइन निवेश लाभ 2020 में शीर्ष 25 देशों में भारत को 18वां स्थान मिला है, पहला स्थान अमेरिका को मिला है। अंकटाड की मीटिंग में किस विकासशील देश को विकसित देश की श्रेणी में शामिल किया गया? दक्षिण कोरिया को। इंपॉर्टेंट है ये। वित्त मंत्री द्वारा 28 जून 2021 को कोविड से उबरने के लिए कितने रुपए के राहत पैकेज की घोषणा हुई थी? 16.29 लाख करोड़ रुपए। रिलायंस जियो द्वारा 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन के निर्माण की घोषणा की गई है गूगल के साथ साझेदारी में। ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी कौन बनी? NTPC, और इसने 2032 तक 60 गीगावाट ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। भारत द्वारा टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स पहल किस देश के साथ शुरू की गई है? भूटान के साथ। आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन कौन दे रहा है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया है। केंद्र सरकार का GDP के अनुपात में कर्ज कितना है? 58.8% है मार्च 2021 तक। स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत का स्थान 51वां है। जून 2021 में RBI द्वारा प्रस्तुत मौद्रिक नीति आकलन में 2022 के लिए GDP का पूर्वानुमान कितना लगाया गया है? 9.5%। 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य किसने स्थापित किया है? HDFC बैंक ने। फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसको माना गया है? भारत के DBS बैंक को। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित बैड बैंक के पहले CEO कौन बने हैं? पद्म कुमार माधवन नायर। भारत का पहला अगला है विदेशी व्यापार नीति की समय सीमा को बढ़ाया गया है 2015 से 20 की 30 सितंबर 2021 तक इसको कर दिया गया था, 6 माह के लिए इसको बढ़ाया गया था। ओके, तो ये कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट आर्थिक घटनाएं पूरे 1 साल की थी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। नमस्कार।